हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो आज हम जो है ज्योग्राफी के सैंपल पेपर 8 के एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मैं सोच रही हूँ कि 8 से लेके जो आपके 15 तक के जितने भी सैंपल पेपर बचे हैं ना अभी, तो उसमें क्या है एमसीक्यूज एंड मैथ्स जो है वो कवर करवा देती हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चंस है ना वो काफी रिपीटेड आ रहे हैं। ठीक है, मैंने कई बार उनको डिस्कस भी कर रखा है, तो इसी वजह से क्या है आप 1 से लेके 7 तक के जितने भी सैंपल पेपर मैंने समझाए आप उनको देख सकते हो। एंड आगे के सैंपल पेपर में सारे जो है ना रिपीटेशन क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन एमसीक्यूज काफी नए नए हैं, तो इसीलिए मैं 2 वीडियोस में जो ये सैंपल पेपर्स है ना इनको कवर करूंगी। 8 से लेके 11 तक के जो सैंपल पेपर के एमसीक्यूज हैं वो एक वीडियो में मिल जाएंगे, तो बाकी के आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है एमसीक्यूज की जो तैयारी है ना वो लगभग आपकी हो ही जाएगी। तो ठीक है, तो एमसीक्यूज कवर करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द अप्रोच ऑफ स्पार्शियल ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज्ड इन ज्योग्राफी ड्यूरिंग विच पीरियड। अब देखिए स्पार्शियल का ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो ज्योग्राफी है ना उसको किस तरीके से डिफाइंड किया गया। जैसे ज्योग्राफी में क्या चीजें आती हैं, हमारा ह्यूमन बींग्स आते हैं, एनवायरनमेंट आता है, हमारा लैंड की टोपोग्राफी आती है, ये सारी चीजें आती हैं। तो उसको किस तरीके से जो है ना डिवाइड किया गया कि जैसे सपोज करो कि एक जगह यहाँ पे पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई घर बना हुआ है ना, इसमें हम लोग रहते हैं, यहाँ पे नदियां बह रही हैं, जैसे हम नॉर्मली सीनरीज बनाते हैं। अब ये एक तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसके सारे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पहाड़ की कैटेगरीज है जो लैंड फॉर्म्स में आती है, और जो घर है वो हमारा मैनुअल होता है जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, उसमें हम रह रहे हैं। फिर यहाँ पे नेचुरल चीजें आ रही हैं, मतलब नेचुरल एंड ह्यूमन बींग्स का जो मिक्सचर होता है ना, तो उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है स्पेशली, वो आपको यहाँ पे बता रहा है। तो इसका टाइमिंग रहा है स्टूडेंट लेट 1950 से लेके 1960s के बीच में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, मैच द फॉलोइंग बोल रहा है। तो यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन को आपको इससे मिलाना है। तो वाटर पॉल्यूशन जो है इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसका इफेक्ट पड़ता है डायरिया, या तो जो हमें इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं ना गंदा पानी पीने की वजह से, या जो फूड इन्फेक्शन हो जाता है, उन सब चीजों की वजह से हमें डायरिया हो जाता है, तो इसीलिए ये वाटर पॉल्यूशन में आ जाएगा। उसके बाद जो एयर पॉल्यूशन है ये इससे क्या अफेक्ट होता है, स्मॉग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे स्मोक एंड फॉग का कॉम्बिनेशन होता है ये, तो आपने नॉर्मली देखा ही होगा दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में हमेशा ही रहता है ये। उसके बाद लैंड पॉल्यूशन जो है ये अल्कलाइनिटी आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे अल्कलाइनिटी ना वाटर के हिसाब से भी लोग डिफाइन करते हैं, लेकिन अल्कलाइन इज नॉट अ पॉल्यूशन। अल्कलाइन एक पीएच लेवल है। ठीक है, तो पीएच लेवल जो है ना ये एक स्केल होता है जो 0 से लेके 14 तक होता है। तो अगर सपोज करो 14 है यहाँ पे इसका लास्ट जो डिग्री है, तो यहाँ पे अगर इसके बीच का जो क्या हो जाएगा, हाफ 7 हो जाएगा। तो अगर 7 से नीचे जो वैल्यूज आ रही हैं अगर उस स्केल में, तो वो चीज उतनी ही ज्यादा एसिडिक है। तो वहां पे जो हाइड्रोजन का कॉन्ट्रैक्शन है ना वो बहुत ज्यादा हाई है अगर चीज एसिडिक है। और अगर ये 7 से ऊपर पहुंच जाता है, यानी 14 तक जा रहा है, 7 से ऊपर चाहे 8 9 10 कुछ भी डिग्री अगर जा रही है, तो वो चीज अल्कलाइन में मतलब उसको मेजर किया जाता है, और वो उतनी ही ज्यादा लो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन आइकन्स होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम इसको लैंड पॉल्यूशन में डालेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, इसका ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसीलिए मुझे तो जो मोस्ट सुटेबल लगा है इसका एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर आपको कुछ और लगता है तो आप इसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी। तो कल्चरल ज्योग्राफी जो है ये मतलब किस चीज में आती है, तो ये आती है एंथ्रोपोलॉजी में। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ इस्मस। तो ये क्या होता है एक्चुअली स्टूडेंट, तो ये ना जैसे अगर आप इस तरीके से चीजों को देखोगे, देखो ये जो 2 लैंड के पार्ट हैं और बीच में ना एक नैरो स्ट्रिप है लैंड की। ठीक है, बहुत ही पतला सा रास्ता है, और ये क्या है इसको कनेक्ट करता है। इसको हिंदी में क्या है ना भू डमरू मध्य भी बोला जाता है, या थल संधि भी बोला जाता है। जो 2 थलों की संधि करा रहा है उसको हम इस्थमस बोलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। अब ये जो है किसका सिंबल है, जैसे हमारी जो नेक होती है वो इसी तरीके से काम करती है। हमारे जो धड़ वाला एरिया है और जो चेहरे वाला एरिया है, यानी हेड जो है हमारा, इसको कनेक्ट करने का काम करता है ना नेक, तो इसको यहाँ पे इस्मस बोला गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज नॉट अ रिलीजियस और कल्चरल टाउन। तो देखिए हरिद्वार जो है एक रिलीजियस एंड कल्चरल है, पुष्कर भी है, उज्जैन भी है, लेकिन शिमला जो है ये नहीं है। यहाँ पे लोग घूमने फिरने जाते हैं ना, टूरिज्म प्लेस है ये। एंड सिक्स्थ में देखेंगे हम, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट आर फाउंड इन। तो सेमी क्लस्टर्ड क्या होता है, जैसे छोटे छोटे जो झुंड होते हैं, जैसे अगर आप इस इमेज को देखो, कहीं पे घर, कहीं पे फार्म्स, फिर कहीं पे घर, फिर कहीं पे फार्म्स, इस तरीके का जो एरिया देखा जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी क्लस्टर्ड बोलते हैं। तो ऐसा एरिया कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है गुजरात प्लेन्स में।
एंड विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड, आपको बताना है इनकरेक्ट, ठीक है। तो जो प्रयागराज है ये तो रिलीजियस एंड कल्चरल बेसिस है ही, लखनऊ भी है, यहाँ पे रेमिनेंट्स ऑफ द एंशिएंट सिटी हमें पाए जाते हैं, बहुत पुराना शहर है। कोलकाता बेस्ड ऑन कल्चर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये सही हो जाएगा हमारा आंसर, ये इनकरेक्ट मैच्ड है। बाकी का मुंबई जो है वो कमर्शियल पोर्ट बनाता है, मतलब है इधर, ठीक है। उसके बाद 8th देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स एंड यूटीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन करेक्टली। तो यहाँ पे स्टेट एंड यूटीज की जो आपको मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, सबसे ज्यादा किसका है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे करके, ठीक है। तो सबसे ज्यादा भाई दिल्ली है, फिर अर्बन पॉपुलेशन पूछ रहा है लेकिन यहाँ पे ना, तो दिल्ली है, फिर सेकंड केरला है, थर्ड महाराष्ट्र है एंड फोर्थ आसाम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2431, तो 2431 ये देखिए यहाँ पे बी में है ना, इसको ये यहाँ पे 2 बार 1 दे दिया है, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे 2, ये थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर बी इज करेक्ट। देन 9th क्वेश्चन में मूव करेंगे, द रेडिकल स्कूल ऑफ ज्योग्राफी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रेडिकल जो विचार हुआ करते थे ये किसके हुआ करते थे, कार्ल मार्क्स के। तो कार्ल मार्क्स की जो मार्क्सियन थ्योरी है ना, यहाँ पे हम रेडिकल स्कूल ऑफ ज्योग्राफी देखेंगे, ठीक है। उसका 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखो सबसे कम जो डेंसिटी है ना वो एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश में है हमारे भारत में 2011 के सेंसस के हिसाब से, लेकिन अरुणाचल प्रदेश तो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसलिए सेकंड क्या आता है यहाँ पे, मिजोरम आता है ना, तो हम इसको करेक्ट कर देंगे, आंसर इज करेक्ट। देन 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया एंड रीजन आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी लेस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है लेस डेंसिटी ही बतानी है आपको, तो ये एशिया में तो भाई सबसे ज्यादा हाईली डेंसिटी वाले जो कंट्रीज हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अरेबियन डेजर्ट, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अब डेजर्ट में कौन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे तो पॉपुलेशन ही देखने को नहीं मिलती, तो डेंसिटी कहाँ से देखने को मिल जाएगी, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है 12th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको दोनों स्टेटमेंट पढ़ने हैं और बताना है कि कौन सा सही है। वाटरशेड मैनेजमेंट इन एन इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन, बिल्कुल सही बात है। वाटरशेड मैनेजमेंट में सॉइल इरोजन, लैंड डिग्रेडेशन है ना, और आपके पानी को किस तरीके से उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जा सकता है, ग्राउंड वाटर को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, ये सारी चीजें तो देखी जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्रोग्राम्स एक्नॉलेज ऑफ देयर लिंकेज बिटवीन द लैंड, वाटर, वेजिटेशन इम्प्रूव, ये सब चीजों पे काम करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल सही इसकी परिभाषा दे रहा है। तो इसमें जो है हमारा आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। उसके 13th क्वेश्चन पे मूव करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, बिल्कुल सही बात है, ऐसी तो मेजर किया जाता है, 1 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से डेंसिटी देखी जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इट हेल्प्स इन गेटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी हमने जस्ट देखा था स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एनवायरनमेंट है आपका, है ना, आपकी ह्यूमन बीइंग्स हैं, आपका जो नेचर, जो भी चीजें आपकी नेचर के अंडर में आती हैं, एनिमल्स आते हैं, इन सबका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ज्योग्राफी के अंदर, तो वो चीज बता रहा है। तो इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों ही स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जो आर है ना वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा है। There are two statements marked as assertion and reasoning, तो यहाँ पे assertion देख लेते हैं। The period from 1901 to 1921 is referred to as period of stagnant or stationary phase of growth of population in India। तो ये सही बात है, उस समय पे जो population है वो एक तरीके से थम सी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मतलब लो एक तरीके से यहाँ पे देखा गया था जो पॉपुलेशन ग्रोथ है। एंड रीजन जो है इसका क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग दिस पीरियड बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई, तो ये भी सही बात है। तो जो एक महिला है वो कई सारे बच्चे पैदा किया करती थी, लेकिन पुअर मेडिकल फैसिलिटीज होने की वजह से, हेल्थ केयर ना होने की वजह से, लोग जो है लिटरेट थे, उनको फैमिली प्लानिंग नहीं पता था, तो उस वजह से वहां पे क्या डेथ भी बहुत ज्यादा अकर होती थी, और जो एज्ड लोग थे उनकी भी डेथ काफी होती थी। इसलिए यहाँ पे जो बर्थ रेट एंड डेथ रेट है ना, ये दोनों ही बहुत हाई था, फिर भी हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो लो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आंसर बी इज करेक्ट। अब हम देखेंगे सैंपल पेपर 9 के एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट अमंग द फॉलोइंग गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म। तो ये तो भाई बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, ग्रिफिथ टाइलर। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ये बताना है आपको। इंडिया टोटल एरिया क्या है, 2.45% सही है। वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेस इन इंडिया 4%, ये भी सही है। हमारे भारत का जो पानी का रिसोर्स है वर्ल्ड में कितना है, 4% है।
वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया, ये गलत है, ये 16% नहीं है, ये 17.7% है। ठीक है, तो 17.5 भी आए, 7 भी आए, ये 17 भी आए ना, तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। एंड वर्ल्ड अवेलेबिलिटी फ्रॉम सरफेस एंड ग्राउंड वाटर इन इंडिया, तो सरफेस एंड ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कितना क्यूबिक किलोमीटर है, तो ये 1869 क्यूबिक किलोमीटर है, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट कौन सा हो गया, ये हो गया आंसर सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो यहाँ पे कौन सा कॉज नहीं है एयर पॉल्यूशन का, तो एग्रीकल्चरल रन ऑफ नहीं है, ये वाटर का पॉल्यूशन है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर से जो रन ऑफ होता है वो पानी में जाके मिलता है, और ये क्या होता है, केमिकल्स का रन ऑफ होता है एक्चुअली, है ना, बारिश वगैरह हो जाती है तो उसमें जो केमिकल्स का छिड़काव होता है तो वो जो तत्व है वो पानी में मिल जाते हैं, तो इससे वाटर पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन किससे होता है, इंडस्ट्री से, माइनिंग एक्टिविटी से, एंड कंपल्शन ऑफ द फॉसिल फ्यूल से। उसका फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, विच ग्रुप ऑफ स्टेट इज हाईली अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, ये एक तरीके से पानी में पाया जाता है, बहुत नीचे तक अगर आप तह में जाके पानी को देखोगे तो वहां पे फ्लोराइड एंड आर्सेनिक के तत्व पाए जाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ देखा गया है, ये राजस्थान एंड महाराष्ट्र, इसका आंसर हो जाएगा सी। एंड नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द वाटर पॉल्यूशन, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हाउस होल्ड, फार्म्स, टूरिज्म एंड इंडस्ट्रीज, लेकिन यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट पूछ रहा है ना, तो आपको बताना है इंडस्ट्रीज। ठीक है, उसके बाद द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, स्वर्णीय चतुर्भुज करके बोलते हैं, तो ये क्या है, हमारे चार जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, आंसर सी इज करेक्ट। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज डिक्लाइंड, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिक्लाइनेशन कब देखा गया था, 1901 से लेके 1921 के समय पे देखा गया था सबसे कम जनसंख्या। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफाई द यूनियन टेरिटरी हैविंग लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2011, तो यहाँ पे आपको यूनियन टेरिटरी बतानी, इसका भी ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है, स्टेट पूछ रहा है कि यूटी पूछ रहा है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली यूटी के ऊपर बात की गई है, तो आपको यूटीसी यहाँ पे दे रखे होंगे, उस पर ध्यान देना है। पहला क्या है आपका, अंडमान। ठीक है, लेकिन समटाइम्स स्टेट्स भी दे देते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। उसके 9th क्वेश्चन बोल रहा है, नेम द लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन इन इंडिया, तो यहाँ पे अर्बन एग्लोमरेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर कोई बड़ा सिटी है, ठीक है, जैसे हम कोई भी एक सिटी ले लेते हैं और उसके आसपास के जितने भी टाउन्स है ना, तो इस सिटी की वजह से इसका भी डेवलपमेंट हो रहा है, इनके टाउन्स का भी डेवलपमेंट हो रहा है, और ये ज्यादातर क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वगैरह जो है इन सब में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत एक लार्ज एरिया बना देते हैं यहाँ पे, तो इनकी जो एक्टिविटीज है ना, इसको इन्हीं की एक्टिविटीज डिफाइन करती है कि ये अर्बन एग्लोमरेशन है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे इंडस्ट्रीज होंगी, अगर अच्छी खासी इंडस्ट्रीज है, सब अर्बन एरियाज है, तो ये सारे एक साथ मिलके ग्रो होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर बी। 10th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ द कोड्स, तो यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग ही करनी है। नेशनल वाटरवे 1 जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है, सही है। नेशनल वाटरवे 2 ये कोट्टापुरम कोलम नहीं है, ये आएगा सादिया धुबरी जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। एंड नेशनल वाटरवे 3 जो है ये कोट्टापुरम टू कोलम है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 132, तो 132 का आंसर बी इज करेक्ट। देन 11 देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन, तो द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज 2011 सेंसस वाज 31.5%, ये सही है बिल्कुल। इट इज क्वाइट लो इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज के हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारी जो अर्बनाइजेशन है वो कम है, तो इसी वजह से क्या है, इंडिया जो इस चीज पे बहुत काम कर रहा है कि भाई हम भी अर्बनाइज हो जाएं, इसीलिए हमारे देश में पॉपुलेशन के साथ अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो आंसर ए इज करेक्ट। देन 12th क्वेश्चन देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एज पर देयर पीरियड ऑफ होराइजन, तो जैसे होराइजन हुआ था उसके हिसाब से आपको अप्रोचेस बताने हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के। तो पहले क्या आया, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म आया, फिर आया पॉसिबिलिज्म, फिर बात की गई न्यू डिटर्मिनिज्म की, फिर आया पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3124, तो यहाँ पे 3124 कहाँ है, आंसर सी इज करेक्ट। देन 13 क्वेश्चन को देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है
The dichotomy or differences between the physical and human geography is not a very valid one। तो भाई यहाँ पे physical and human geography जो है ये बिल्कुल different है। वैसे तो physical geography जो है ये आपके अर्थ के लैंडफॉर्म से रिलेटेड है ना, आपके पहाड़, नदियां, झील, झरने, है ना, ये सारी चीजें आपको बताएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है ये आपके ह्यूमन के डेवलपमेंट के बारे में, ह्यूमन की ग्रोथ के बारे में एंड ह्यूमन का क्या रिलेशन है नेचर के बारे में, ये सारी चीजों को बताता है। तो इसलिए दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। इसलिए नेचर एंड ह्यूमन आर इनसेपरेबल एलिमेंट्स एंड देन आर टू बी सीन एज कॉम्प्रिहेंसिवली। तो ये चीज भी सही है भाई, यहाँ पे क्या है, इनको इन दोनों को सेपरेटली तो पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो उसकी सही परिभाषा भी दे रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी इज करेक्ट। देन मूव करेंगे 14th क्वेश्चन पे। देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे बताना है सिटीज अकोमोडेटिंग पीपल बिटवीन 1 मिलियन एंड 5 मिलियन आर नोन एज द मेट्रोपॉलिटन सिटी। ये सही है। जो सिटीज 1 मिलियन से लेके 5 मिलियन की जो पॉपुलेशन को कवर करते हैं उनको मेट्रोपॉलिटन सिटीज बोला जाता है। एंड मेजोरिटी ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर मेगा सिटीज। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, वैसे तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज अगर हम मेजोरिटी में लेकर आ जाए तो मेगा सिटीज बन जाते हैं, लेकिन मेगा सिटीज की जो पॉपुलेशन होती है ना वो 10 मिलियन से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर कोई भी जो शहर है वो अगर मतलब 10 मिलियंस को क्रॉस कर जा रहा है तो वो मेगा सिटीज में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन कई सारे ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े एरिया में होते हैं, लेकिन फिर वो मेगा सिटी नहीं बन पाते क्योंकि उनकी पॉपुलेशन जो है उतना कंसिडर नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। अब मूव करेंगे सैंपल पेपर 10 के एमसीक्यूज पे। तो फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज 2011। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से जो हमारे भारत में अर्बन पॉपुलेशन कितनी है वो आपको बतानी है। तो ये है 31%, यानी 31.16% है एक्चुअली, लेकिन आप इसको 31% ही कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड बोल रहा है कि ये आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग है ये। तो इंडस्ट्रियल टाउन कौन सा है, तो ये है आपका हुगली। एंड सैटेलाइट टाउन कौन सा है, ये है गाजियाबाद नियर टू दिल्ली। एंड टूरिस्ट टाउन कौन सा है, तो यहाँ पे पंचमढ़ी आ जाएगा। एंड कल्चरल टाउन कौन सा है, ये है उज्जैन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैच कर लेना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, लैंडलैंड इज द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल सिस्टम। तो लैंडलैंड जो है ना ये नाम है जो इंडोनेशिया के लोगों ने दिया है, एग्रीकल्चर सिस्टम का ही नाम है। तो जिसको बोलते हैं ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो यहाँ पे दे नहीं रखा है, लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेशन आता किस चीज में है, तो ये आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में, ठीक है। प्लांटेशन तो बिल्कुल अलग हो गई, बागवानी वाला काम हो गया। मिक्स्ड फार्मिंग क्या हो गई, जहाँ पे एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों का ही संरक्षण किया जाता है। एंड डेयरी तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, नेशनल वाटरवे 1 स्ट्रेचेस फ्रॉम। तो नेशनल वाटरवे 1 जो है ये कहां से कहां तक है, ये है इलाहाबाद से हल्दिया तक, ठीक है। तो ये हमारे भारत का पहला नेशनल वाटरवे है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वेरी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। तो यहाँ पे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में आपको बताना है कि कारण क्या है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो उससे क्या होगा, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, भाई रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा रही तो। राइज इन एपिडेमिक्स, बीमारियां फैलेंगी, ठीक है। एंड सी है शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई, तो ये भी हो जाएगी। तो इसीलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल रखना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे बता रहा है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज उत्पन्न हो जाएंगे अगर पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ गई तो। उसका सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग 5-year प्लान्स द हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड। तो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ना ये 15 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए था जो हिल एरिया पे स्टैब्लिश होते हैं। तो ये बात हुई थी 5-year प्लान यानी 5th 5-year प्लान में इसके बारे में बात की गई थी, ठीक है। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय पे। उसके बाद यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट बताना है आपको, नॉट, ठीक है। तो हंटिंग कोल्ड रीजन में ये सही है, गैदरिंग हाई लैटिट्यूड जोन्स में ये भी सही है क्योंकि हंटिंग गैदरिंग ऐसी जगह पे तो की जाएगी जहां पे वेजिटेशन कम है। उसके बाद नेक्स्ट है नोमैडिक हर्टिंग सी मंगोलिया, है ना, बारबेरियंस पीपल जो होते हैं, नोमैडिक ट्राइब्स जो होती हैं। ट्रांस ह्यूमंस जो पेस्टोरल वाले होते हैं, अपने चरवाहों के साथ मूव करते रहते हैं। तो दिल्ली तो नहीं होगा ना, तो दिल्ली के लोग तो बहुत अर्बनाइज्ड है भाई, ठीक है। तो ये यहाँ पे करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है ये, ठीक है। आंसर डी इज करेक्ट। देन 8th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये यहाँ पे नॉट पूछ रहा है। देखो
तो मैं आपको बार-बार हर सैंपल पेपर में ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि आप मत करना, इस चीज को ध्यान से पढ़ना। अगर ऐसा दे रखा है तो अंडरलाइन कर लो भैया, है ना, ताकि आंखों के सामने ये बना रहे, नॉट पूछा करके, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विटी ये तो है ना, हर चीज पे ध्यान देना चाहिए, हर चीज का एक प्रोपोर्शनल रेशो बना देना चाहिए कि भाई हम विमेन एम्पावरमेंट के लिए कितना काम करेंगे, हम, है ना, बच्चों के लिए कितना काम करेंगे। तो ये सब चीजों को मतलब इक्विटी इस तरीके से बोला जाता है ना, इक्वालिटी नहीं है, समानता ऐसा कुछ यहाँ पे पिलर नहीं दे रखा है ह्यूमन डेवलपमेंट में। सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल है, ठीक है, आज भी काम करो, अपने फ्यूचर के लिए भी छोड़ के जाओ चीजों को, ठीक है, एंड एम्पावरमेंट के बारे में तो होती है बात। तो इक्वालिटी यहाँ पे पिलर नहीं है, बट इक्विटी है, ठीक है। उसके बाद 9th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ दीज कंट्रीज इज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के हिसाब से जो कंट्री सबसे पहले स्टेज पे आता है ये बांग्लादेश, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है लो लैटिट्यूड जोन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वेयर गैदरिंग इज स्टिल प्रैक्टिस। तो लो लैटिट्यूड जोन आपको बताने हैं जहां पे गैदरिंग्स जो है ये अभी भी प्रैक्टिस की जाती है। तो लो लैटिट्यूड जोन होते कौन से हैं, तो जैसे अगर आप इस मैप को देखें तो यहाँ पे जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन दे रखी है और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन दे रखी है, तो इसके बीच का जो पार्ट है ना, जो इक्वेटर के आसपास है, जो एक तरीके से 0 से 10 डिग्री और 15 डिग्री के बीच का जो पार्ट पड़ता है ना, यहाँ पे इधर से ऊपर से नीचे तक, नॉर्थ एंड साउथ वाला, तो ये जो पूरी बेल्ट है इसको लो लैटिट्यूड जोन बोला जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अमेज़न बेसिन है, ये बिल्कुल है भाई, ब्राजील, ठीक है। उसके ट्रॉपिकल अफ्रीका ये भी उसके अंडर ही आ रहा था, एंड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया उसके अंडर में ही आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे बता भी रहा है, देखो ये वाला एरिया ये इसी के अंडर में आ रहा है, अफ्रीका वाला एरिया। ये अफ्रीका तो भाई एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो आपके इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों को ही मतलब ये कवर करता है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी इसके अंडर में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे। 11th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ दीज हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन। ग्रामीण जनसंख्या जो है ये कहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो देखो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश इनमें नहीं होगी, बिहार में हो जाएगी। वैसे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश नहीं दे रखा है ऑप्शन में, तो सेकंड नंबर पे बिहार ही आता है। 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेट ऑपरेट द कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे है ना, तो ये यहाँ पे तीनों ही स्टेट्स को कवर करती है, ये महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका तीनों में ही आती है कोंकण रेलवे का रूट, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। 13th क्वेश्चन बोल रहा है, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ए बोल रहा है नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड अकर व्हेन द वैल्यूज ऑफ इनपुट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर आप चीजें ज्यादा खरीद रहे हो, बेच कम रहे हो, तो आपको घाटा होगा, तो इसीलिए वो नेगेटिव बैलेंस में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका रीजन क्या बोल रहा है, अ कंट्रीज इकोनॉमी इज लार्जली अफेक्टेड बाय द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, या नेगेटिव की बात कर रहा है या बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 14th क्वेश्चन देखेंगे, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट इज बिजिएस्ट रूट इन द वर्ल्ड। नॉर्थ अटलांटिक सी रूट कनेक्ट यूएसए विद यूरोप, ये भी सही चीज है, ठीक है। तो ये कनेक्ट करता है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एरिया दे रखा है, यहाँ पे ये यूरोपियन कंट्रीज दे रखे हैं, ये सबसे बिजिएस्ट रूट है, ये इसको इससे कनेक्ट करता है, और ये जो पूरा लाइट ब्लू एरिया है ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। अब हम मूव करेंगे सैंपल पेपर 11 के एमसीक्यूज पे। तो फर्स्ट बोल रहा है, मिलिट्री साइंस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो मिलिट्री साइंस जो है ये ह्यूमन ज्योग्राफी के कौन से फील्ड में आती है, तो ये आती है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। जो पॉलिटिकल कंडीशंस होती है ना, जैसे बॉर्डर्स है, टेरिटोरियल रीजन वगैरह जो होते हैं, एंड डिफेंस जो है ये इसी के अंडर में आएगा पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, ठीक है। उसका सेकंड बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे आपको नॉट बताना है, तो जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन इम्फाल ये ठीक है, कमर्शियल टाउन सतना ये भी ठीक है, माइनिंग टाउन मोदी नगर ये नहीं है, माइनिंग टाउन नहीं है, ये इंडस्ट्रियल टाउन हम इसको बोल सकते हैं, तो ये यहाँ पे करेक्ट मैच नहीं कर रहा है। ट्रांसपोर्ट सिटी कतनी ये भी सही है, ठीक है। तो ये माइनिंग टाउन जो है ये यहाँ पे इसको इनकरेक्ट कर देना, तो आंसर हो जाएगा सी। देन मूव करेंगे थर्ड क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट एम्प्लॉयड मार्क्सियन थ्योरी। तो मार्क्सियन थ्योरी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट है ये, ठीक है। कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है वो रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट में आएगी। एंड फोर्थ है, आइडेंटिफाई द एग्रीकल्चर डेवलप्ड बाय यूरोपियन कॉलोनिस्ट।
तो यहाँ पे आ जाएगा प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यूरोपियन कॉलोनिस्ट के समय पे सबसे ज्यादा इसको डेवलप किया गया था। एंड फिफ्थ है गिविंग वर्क टू एन आउटसाइड एजेंसी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी इज नोन एज, तो ये आ जाएगा आउटसोर्सिंग, आंसर बी। जो भी आउटसाइड एजेंसी है जहां से हम सोर्स लेते हैं, बाहर से अगर अपना कोई काम करवाते हैं तो उसको आउटसोर्सिंग बोला जाता है। एंड सिक्स्थ है वेयर आर क्लस्टर्ड सेटलमेंट फाउंड इन इंडिया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ये ना ध्यान लगाने वाली चीज है, जैसे छत्तीसगढ़ है टेरेन एरिया है, मतलब हिली एरिया भी है, टेरेन जो बोल सकते हैं। नागालैंड गुजरात प्लेन्स में तो देखो हमने वैसे सेमी क्लस्टर्ड देखा था, हिमालयस में तो खैर क्लस्टर्ड मिलेगा नहीं, तो आंसर क्या बनेगा हमारा यहाँ पे बनेगा नागालैंड। तो नागालैंड में जो है ये क्लस्टर्ड एरिया देखा भी गया है, जैसे एक समुदाय के जो लोग होते हैं जब वो एक साथ रह रहे होते हैं, उनके जो घर है, जमीन है और जो भी उनका सामाजिक जीवन है जब वो एक साथ शेयर करते हैं तो उसको हम क्लस्टर्ड में डाल देंगे। अब देखेंगे मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पे आपको बताना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो कांडला पोर्ट कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। वर्मागांव पोर्ट जो है ये कहाँ है, ये कर्नाटका में है। एंड पारादीप पोर्ट जो है ये उड़ीसा में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2-1। तो यहाँ पे देखिए 2-1 कहाँ पे दे रखा है 3-4। ठीक है, आंसर इज करेक्ट। उसके बाद 8th क्वेश्चन बोल रहा है सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट आर फॉर्म्ड इन इंडिया एट विच ऑफ दीज प्लेसेस, तो ये रिपीटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात प्लेन्स। एंड यमुना रिवर इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द कंट्री बिटवीन डैश एंड डैश। भाई बिल्कुल एक तरीके से नाला बन चुकी है आज की डेट में यमुना रिवर जो है, तो ये कहां से कहां तक है, ये दिल्ली एंड इटावा दोनों में ही बहती है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल पोर्ट हार्बर, तो आर्टिफिशियल की बात कर रहा है तो मुंबई पोर्ट तो भाई ये नेचुरल है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बोलते हैं जिसको। एंड कोची पोर्ट ये भी नेचुरल है। ठीक है, चेन्नई पोर्ट जो है ना ये सबसे ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, बहुत पुराना लेकिन आर्टिफिशियल पोर्ट हार्बर है ये। ठीक है, मरमागांव तो ये नेचुरल है, तो आंसर हो जाएगा सी। देन 11th क्वेश्चन पे मूव करेंगे, अरेंज द फॉलोइंग अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एज पर देयर पीरियड ऑफ होराइजन, तो ये भी रिपीटेड है स्टूडेंट। पहले क्या आएगा, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म आएगा, फिर पॉसिबिलिज्म आएगा, फिर न्यू डिटर्मिनिज्म आएगा एंड फिर पोस्ट मॉडर्निज्म आएगा। ठीक, 12th क्वेश्चन देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डेवलपमेंट इज डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स इन नेचर। बिल्कुल सही बात है, डेवलपमेंट इतना इजीली नहीं होता है, ये बहुत ही डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स नेचर का प्रोसेस है। एंड सेकंड बोल रहा है तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इन सस्टेनेबल मैनर, तो भाई हमें इस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए रिसोर्सेज की कि जिसको हम आज भी यूटिलाइज कर लें और हम भविष्य के लिए भी छोड़ के जाएं अपनी जनरेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, और ये जो है इसकी सही डेफिनेशन बता रहा है क्योंकि डेवलपमेंट तभी होगा जब हम प्लानिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी। एंड 13th क्वेश्चन बोल रहा है देयर आर द टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 90% of the solid waste is collected and disposed of in the metropolitan cities like मुंबई, कोलकाता एटसेट्रा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 90% जो कचरा है ना, जो सॉलिड वेस्ट है तो वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इकट्ठा भी किया जाता है, डिस्पोज भी किया जाता है। क्या ये सही है, तो हाँ ये सही है। ठीक है, उसका रीजन क्या बता रहा है ये, इन मोस्ट सिटीज ऑफ द कंट्री अबाउट 30 to 50% ऑफ वेस्ट जनरेटेड आर लेफ्ट अनकलेक्टेड एंड अनट्रीटेड। जैसे मोस्टली जो सिटीज हैं उसमें 30 to 50% जो कचरा है उसको अव्यवस्थित रखा जाता है, उसको इतना प्रॉपर तरीके से कलेक्ट नहीं किया जाता है, कहीं पे भी फेंक देते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज भी नहीं किया जाता है। तो ये भी सही है, इसका समाधान जरूर निकालना चाहिए सरकार को। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी करेक्ट परिभाषा भी है, मतलब इसका करेक्ट डेफिनेशन भी है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, उसके 14th क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको देखना है कि दोनों स्टेटमेंट किस तरीके से है। ट्रेड लिबरलाइजेशन इनकरेजेस कंपटीशन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल सही बात है। जो ट्रेड लिबरलाइजेशन है ना ये एक कंपटीशन लेके आता है गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में, और कहाँ कहाँ, जैसे फॉरेन कंट्रीज में भी या डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में भी। जैसे अभी हमारे देश में क्या है, चाइना का प्रोडक्ट भी आ गया है, अमेरिका का प्रोडक्ट भी आ, सब मार्केट में मिलता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनके बीच में कंपटीशन लेकर आता है। हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं चीजों को लेने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ट्रेड लिबरलाइजेशन है ना ये इंडिकेट करता है कि फॉरेन कंट्रीज के जो गुड्स हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के जो गुड्स है ना इन दोनों को क्या करता है, एक तरीके से कंपटीशन लेकर आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड बोल रहा है कि ट्रेड लिबरलाइजेशन इज द एक्ट ऑफ ओपनिंग अप इकोनॉमिक्स फॉर द ट्रेडिंग बाय ब्रिंगिंग डाउन ट्रेड बैरियर्स, ये भी सही बात है।
जो ट्रेड लिबरलाइजेशन है ना, वो एक इकोनॉमिक बैरियर्स को भी खत्म करता है, ट्रेड बैरियर्स को भी खत्म करता है, रास्ते खोलता है ये इकोनॉमिक्स को जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने जो 4 सैंपल पेपर के एमसीक्यूज जो है कवर कर लिए हैं, तो ये एमसीक्यूज कहीं ना कहीं आपको बहुत काम आने वाले हैं। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना और पहले आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद आंसर चेक करना। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड अगर नए हैं जो स्टूडेंट्स वो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट इसके पार्ट में, एमसीक्यू पार्ट में, जहां पे हम 12 से लेके 15 तक के जितने भी एमसीक्यू सेक्शन है ना उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।